सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए महीने की और साल के आखिरी महीने की यानी कि 1 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी। तो आप जानते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता दिसंबर 2022 में भारत के पास होगी। तो उसी मौके पर यानी कि भारत की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कौन करेंगे? हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरा लिख के तो बताओ हमारे विदेश सचिव कौन है? अभी इनके बारे में पढ़ा था हमने। तो इस प्रतिमा की बात करेंगे। महात्मा गांधी जी की जो ये स्टैच्यू होगी, प्रतिमा होगी, इसको संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में रखा जाएगा। अब ये भी बता दो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? और ये पहली गांधी जी की मूर्ति होगी जिसे संयुक्त राष्ट्र में स्थापित किया, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी की बात है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं इनसे, जैसे कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था 1917 में। और महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए तो हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहां से भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा कि अगले साल 2023 में इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? इसका भी उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और अफ्रीकी गांधी हम कहते हैं नेल्सन मंडेला को। और अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस कारण महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद उपाधि को छोड़ दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था। और किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 की बात है। इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसे इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। और इसका अंग्रेजी में नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और हिंदू स्वराज ये भी इन्होंने ही लिखा था और ये इनकी पहली पुस्तक थी। अच्छा, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन ये कब समाप्त हुआ? फरवरी 2022 में। और शुरू कब हुआ था? सितंबर 1920 में। और समाप्त किस कारण से हुआ? चोरा चोरी की घटना के कारण इसे बंद कर दिया गया था। बाकी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए तो 24 अक्टूबर को आप यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हो। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो कि खुद पुर्तगाल से हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए फिर कि 2018 से 20 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? तो आंसर होगा 97। मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, मातृ मृत्यु अनुपात। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करके भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसीलिए इस प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये 2014-16 में 130 था, जो कि अभी 2018-20 में घट करके केवल 97 रह गई है। क्या मतलब होता है इसका मातृ मृत्यु अनुपात का, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो का? कि 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहते हैं, जो अभी घटकर कितनी हो गई? 97 हो गई। तो ये एक उपलब्धि है। पहले ये 130 थी। और वैसे सरकार ने मातृ मृत्यु अनुपात को 2030 तक 70 करने का लक्ष्य रखा है, ये भी ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है, ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा असम में है, 195 है। और सबसे कम केरल में है, कितनी है? 19 है। ध्यान रखना ये डेटा भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, ग्रेट बैरियर रीफ ये किस देश में स्थित है जिसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो आप सभी जानते हो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो कि खतरे में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ है, जो पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन और महासागरों का गर्म होने से काफी प्रभावित हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया ने इस रीफ की रक्षा के लिए आने वाले वर्षों में $1.2 बिलियन खर्च करने का भी संकल्प लिया है। ऑस्ट्रेलिया आप जानते ही हो, कैपिटल इसकी कैनबेरा है, प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है।
अच्छा, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एक्सरसाइज किया था, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज राजस्थान में। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसमें तो वैसे क्वाड देश हिस्सा लेते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज का आयोजन करता है, जिसमें भारत भी हिस्सा लेता है। अभी काकाडू एक्सरसाइज का भी आयोजन किया था, जिसमें भी भारत ने हिस्सा लिया था। अमित दास गुप्ता का नाम आपको याद होगा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान मिला था इनको। और अभी ऑस्ट्रेलिया के तट पर ही खोजा गया था दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, जिसे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। आपको याद हो डेविस कप पढ़ा था हमने। पहले तो ये बताओ, डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से है, जिसको अभी कनाडा ने जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। और अभी पहला बिली जीन किंग कप, जिसे पहले फेड कप कहते थे, ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है, इसको अभी स्विट्जरलैंड ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। जबकि हम बात करें अगर वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की, जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा के। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को मत भूलना, उसमें पहली बार वुमेन्स क्रिकेट को शामिल किया गया था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया भारत को हरा करके। और साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला वाला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करोगे तो मेन सिंगल टाइटल जीता था राफेल नडाल ने, वो स्पेन के हैं। और एशले बार्टी, इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता था, वो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर थी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया। देखो, विश्व विरासत स्थल की बात हुई है तो 2 पॉइंट और मैं आपसे पूछूंगा। पहले तो ये बताओ, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 18 अप्रैल। और इस बार इसकी थीम थी विरासत और जलवायु। आप जानते हो भारत का एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल, मिक्स्ड हेरिटेज साइट, यह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपको मिलेगा सिक्किम में। और अभी भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना था? धोलावीरा, जो कि है गुजरात में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको रिवाइज करा, एक बार फिर से इनको ध्यान रखना ना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। जो भी आपका व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप हो गया, या जैसे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, पर प्लीज इसको शेयर करना मत भूला कीजिए। बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, कंटेंट तैयार करने में। अगर आप ही लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कैसे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा आपकी तरफ से, ताकि मैं भी उत्साहित हूँ ये कंटेंट तैयार करने के लिए, आपको एक अच्छी क्वालिटी में चीज़ों को लिंक करके चीज़ों को पढ़ाने में। और अगर अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया जाता है आपकी प्रैक्टिस के लिए क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनकी पीडीएफ भी मिलती है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो आंसर होगा नीति आयोग। तो अभी नीति आयोग ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डेप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है। तो रिपोर्ट का इतना लंबा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रख लो शुरुआत के 2 शब्द कार्बन कैप्चर, जिसको जारी किया नीति आयोग ने। तो आपको ये तो पता है भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 का। तो भारत के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो रणनीति अपनाई जाएगी, उसकी पड़ताल करती है यह रिपोर्ट। अच्छा, नीति आयोग ने इसको जारी किया, तो आपको पता है नीति आयोग के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को किसने जारी किया? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को भी जारी करता है। और एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का प्रश्न है ये, इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। एक और प्रश्न यहां से बन सकता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है या करता था? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। करता था क्यों बोला? क्योंकि अब इसने जारी करना बंद कर दिया। उसी तरह से याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपसे पूछा जाए तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट को भी जारी करता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट को भी जारी करता है, जिसमें आपने पढ़ा था अभी जापान टॉप पे था, भारत 54 नंबर पे था। अच्छा, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन दोनों में कंफ्यूज भी मत होना।
एक ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट भी याद रखो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, जबकि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी करता है अंकटाड। अब यहाँ पे हम चर्चा तो वैसे नीति आयोग की कर रहे थे क्योंकि इसी ने इसको जारी किया है। तो नीति आयोग ये योजना आयोग की जगह पे लाया गया था, आपको पता है 2015 में। तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो अभी तो नरेंद्र मोदी हैं, तो वही हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष और सीईओ का नाम याद रखना, दोनों नए अपॉइंटमेंट हैं, चेंज हुए हैं अभी। तो उपाध्यक्ष कौन बने नए? डॉक्टर सुमन के बेरी। और सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। लेकिन अगर पूछे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर। अभी आपको याद हो तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य भी बने थे, अरविंद विरमानी उनका नाम है, याद रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी दिसंबर 2022 में अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा गोवा में। तो गोवा में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ मिलकर के इस महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ये महोत्सव लुसोफोन की दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। लुसोफोन ये वो लोग हैं जिनकी मूल भाषा पुर्तगाली है या तो दूसरी सामान्य भाषा पुर्तगाली है। आपको पता है गोवा पे पहले पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था, फिर 1961 में हमने उनको लात देके यहाँ से भगा दिया था। उसके लिए हमारी भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। देखो, महोत्सव की बात है तो आप जानते हो पुष्कर महोत्सव या पुष्कर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और पुष्कर मेला अगर आपसे पूछे तो कंफ्यूज मत होना, वो राजस्थान में होता है, राजस्थान के अजमेर में। और जम्मू कश्मीर में कंचोत महोत्सव मनाया जाता है। अभी पहला लेवेंडर महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। हेरत त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। खीर भवानी मेले का आयोजन यहाँ पे होता है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और छठ पूजा ये फेमस है बिहार में। बथुकम्मा फेस्टिवल ये तेलंगाना में होता है। एक नुआखाई महोत्सव याद रखना। बाली जात्रा महोत्सव हो गया, धानु जात्रा महोत्सव हो गया, इन सब का आयोजन होता है उड़ीसा में। खर्ची पूजा का आयोजन होता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में ही लाई हराउबा का आयोजन भी होता है। चापचार कुट आपसे पूछे, इसका आयोजन होता है मिजोरम में। एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी याद रखो, इसका आयोजन होता है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछे केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये नागालैंड में होता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बोनालू त्योहार ये तेलंगाना का है। अभी संगाई उत्सव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। संगाई हिरण याद आया, ये राज्य पशु है किसका? मणिपुर का। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। बाकी देखो, बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मंडोवी नदी के किनारे। अभी नवंबर में आपको याद होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 का आयोजन हुआ था गोवा में। और कौन से नंबर का था? तो 53वें नंबर का था। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगले साल जो नेशनल गेम्स होंगे 2023 में 37 नंबर के वो गोवा में होंगे। और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य आपका गोवा ही है, जबकि प्री प्राइमरी लेवल पर इसको लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और सिंपल अगर पूछे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य तो कर्नाटक है। इसमें भी कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने एक साथ तीनों बता दिया, आपको ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानवता प्राधिकरण यानी कि फसाए, इसने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो आंसर होगा हिमालयी याक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फसाई को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? तो जो भी खाने योग्य वस्तुएं हैं उनका स्टैंडर्ड, उनका मानक ये तय करता है। इसकी स्थापना सन 2008 में होती है। 2006 का अधिनियम है। तो अभी इसने हिमालय याक को फूड एनिमल घोषित कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि हिमालय याक की संख्या लगातार कम हो रही है, तो इसे रोकने के लिए हिमालयन याक को फूड एनिमल घोषित कर दिया है। फूड एनिमल के बारे में बात करेंगे तो ये वो पशु होते हैं जिन्हें मनुष्यों के द्वारा खाद्य उत्पादन या उनका सेवन करने के लिए पाला जाता है या उपयोग में लिया जाता है। अच्छा, वैसे फसाई का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है? राजेश भूषण है। अभी आपको याद हो तो फसाई ने भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट साइट स्टेशन का सर्टिफिकेट भी दिया था। अच्छा, पांडा से आपको याद आएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो लोगो है वो पांडा ही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ग्लेन स्विट्जरलैंड में।
और स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ ये अभी लद्दाख का राज्य पशु बना है, और संगाई हिरन ये मणिपुर का राज्य पशु है। संगाई फेस्टिवल वहीं पे मनाते हैं हम, याद रखना ये सब बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा अवनी लखेरा। तो अभी फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और इनके अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अवनी लखेरा ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान से हैं, पैरा शूटर हैं ये। अभी राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था इन्होंने। अभी कौन सा पद्म पुरस्कार मिला इन्हें? तो नीरज चोपड़ा के साथ इनको भी पद्मश्री ही मिला है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो, अभी कौन से पैरा एथलीट है वो जिनको पद्म भूषण मिला था? उनका संबंध भाला फेंक से है, ये हिंट मैंने आपको दे दी है, अब बताओ। बाकी मणिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी टेबल टेनिस प्लेयर हैं जो अभी एशिया कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो आंसर होगा मणिका बत्रा। और एक और टेबल टेनिस प्लेयर का नाम याद रखना, वो तमिलनाडु से हैं। हम बात कर रहे हैं अचंता शरत कमल की, क्योंकि अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 उनको मिला है और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के लिए चुने गए पहले भारतीय खिलाड़ी वो बने हैं। तो नाम तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, विस्तारा एयरलाइन का एयर इंडिया में विलय किस वर्ष तक किया जाएगा? तो आंसर होगा 2024। तो अभी टाटा सन्स ने घोषणा की है कि मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय यानी कि मर्जर कर दिया जाएगा। टाटा सन्स ये एयर इंडिया के अभी मालिक हैं और विस्तारा में टाटा समूह की हिस्सेदारी 51% है, बाकी 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। तो जब दोनों एयरलाइंस का विलय हो जाएगा उसके बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी केवल 25.1% रहेगी। एयर इंडिया की स्थापना की बात करें तो JRD टाटा ने इसकी स्थापना कर दी थी 1932 में। फिर 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कर दिया गया था और उसके बाद एयर इंडिया की हिस्सेदारी सरकार के पास चली गई थी। वर्तमान में एयर इंडिया के MD CEO कौन है? कैंपवेल विल्सन है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो कि सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है गगन, ये नाम याद रखना, और अभी इसको यूज कर सफल लैंडिंग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी? तो आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन। कहाँ पे किया सफल लैंडिंग? राजस्थान के किशनगंज हवाई अड्डे पे। अभी आप जानते हो गो एयरलाइन ने अपना नाम बदल के क्या कर दिया? गो फर्स्ट। और स्टॉक मार्केट के दिग्गज कहे जाते थे राकेश झुनझुनवाला, उनकी एक एयरलाइन है, उसका नाम क्या है? आकाशा एयरलाइन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 नवंबर को। तो कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र। कब से मना रहा है? 2005 से हर साल 30 नवंबर को मना रहा है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, यानी कि रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में इसे मनाया जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लाख लोग घायल हुए थे। और रसायन से मुझे रसायन विज्ञान याद आता है, यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार अभी पढ़ा था हम लोगों ने, और इसके तो हमने ट्रिकी वीडियो भी बनाया था। अगर आप में से कोई इसे पहली बार देख रहे हैं तो वो ट्रिकी वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, सारे नाम आपको पटाख से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 लोगों को मिला था केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। क्या नाम है उनके? कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डाल और बेरी शार्पलेस। और इसकी ट्रिक हमने कैसे याद करी थी? अगर आपको भी हर एग्जाम को पास करना है, हर फील्ड में मेडल जीतना है, तो आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, आपका माइंड शार्प होना चाहिए। और शार्प कैसे होगा? उसके लिए आप क्या करोगे? आप क्लोरीन पी लोगे, क्लोरीन या केरोसिन पी लोगे, और ये आपको कहाँ मिलेगा? केमिस्ट्री की लैब में मिलेगा। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया था केमिस्ट्री से। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज को हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं।
अभी हम सारे रिवाइज नहीं करेंगे, मैं नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपसे पूछूंगा होमवर्क प्रश्न के रूप में, तो तैयार रहो सुनने के लिए। पहला प्रश्न आपके लिए है कि विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाते हैं बताओ। एक ये बताओ अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये कब मनाया जाता है। एक बताओ राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय कानूनी दिवस कब मनाया जाता है। और वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाते हैं ये भी बता दो। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम बताओ। तो आंसर होगा विक्रम एस किर्लोस्कर। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष थे ये विक्रम एस किर्लोस्कर, जिनका भी हार्ट अटैक के कारण 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको याद है भी टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, उनका भी निधन हो गया था, उनका एक्सीडेंट में निधन हुआ था। और टोयोटा से आपको जरूर याद आएगा, अभी कुछ समय पहले हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, अभी उन्होंने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का उद्घाटन किया था, जो कि टोयोटा की कार थी और उस कार का नाम क्या था, मिराई, याद होगा आपको। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा गया था कि पहला डेविस कप खिताब किसने जीता है, तो आंसर होगा कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता। इसका संबंध टेनिस से है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि अगर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो आप लोग, तो याद दिलाने पे तो कर दिया करो, और इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लो और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर दो। और प्रैक्टिस तो आपको करनी है इन सभी क्वेश्चन की, क्विज बना करके अपलोड कर दी गई आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।